हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें हम आज 2004 का ही पेपर लगाएंगे टीजीटी का, और जो कि निरस्त हो गया था। तो 2004 के हमें 2 पेपर मिलने वाले हैं, एक तो निरस्त वाला मिलेगा और एक 2004 में जो दोबारा से हुआ वो पेपर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप अगर कोई और सब्जेक्ट देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। जो भी तैयारी चाहिए आपको, वो जो मेरे द्वारा प्रोवाइड हो सकता है वो मैं प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको कोई और बुक्स की नीड है तो आप वो भी बता सकते हो, मुझसे हो सकेगा तो मैं वो बुक आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी का ये पेपर है 2004 का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपकी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति के तहत निम्न लोगों की नियुक्ति करता है: भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, वित्त आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, भाषा आयोग, राजदूत और उच्चायुक्त की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बांटी जाती हैं इनके बीच में। तो किसके बीच में बांटी जाती हैं? तो केंद्र और इकाइयों के बीच में संघीय व्यवस्था में शक्तियां बांटी जाती हैं। ठीक है, संघीय व्यवस्था के तहत शक्तियों का विभाजन केंद्र और इकाइयों के बीच होता है। इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया। किसी विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार की बात ही प्रभावी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संसदीय सरकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? तो भाई ये करते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में राज्य अध्यक्ष यानी राजा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक रूप से प्रयोग शासनाध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल ही शासन संबंधी सभी विषयों पर निर्णय लेता है और राष्ट्राध्यक्ष मंत्रिमंडल के सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता? तो औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति जो है वो भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है। तो एकात्मक व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जबकि औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति संसदीय शासन की विशेषता प्रकट करता है। संसदीय शासन में 2 कार्यपालिका होती हैं, एक औपचारिक नाम मात्र की और दूसरी होती है वास्तविक। नेक्स्ट है, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है। तो संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की जबकि दूसरी वास्तविक। शासनाध्यक्ष जो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक राज्य है? तो एकात्मक राज्य है यूके। ब्रिटेन में समस्त शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं क्योंकि वहाँ एकात्मक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है तब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है, इसके द्वारा। तो संसद और राज्य विधान मंडल के द्वारा। संसद और राज्य विधान मंडल के द्वारा एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है तब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में 7वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। संघ सूची के विषयों पर संसद को कानून निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है, किंतु विवाद और गतिरोध की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून को ही प्राथमिकता दी जाती है। संविधान के अनुसार भारत है एक। तो संविधान के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जबकि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो ये सर्वाधिक प्रभाव है आयरलैंड का। भारतीय संविधान के कुछ स्रोत विभिन्न देशों के संविधान है जिसमें
आयरलैंड संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से और मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से आधारित किया गया है। नेक्स्ट है एक रिट का अर्थ है। तो एक रिट का अर्थ है एक प्रभुत्व संपन्न सरकार के नाम एक उच्चतर न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो। अनुच्छेद 32 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा और उत्प्रेषण रिट है जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से करता है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है और ऐसे उपबंध अनुच्छेद 239 में उपबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती। तो राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती अधिनियम 83 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथा निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है राज्यसभा का उपाध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से चुना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति यानी कि उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तक राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। तो ये है 65 वर्ष। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेना या प्रतिज्ञान करेगा और उन पर अपने हस्ताक्षर करेगा। यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वो अपना त्यागपत्र किसे भेजेगा। तो वो भेजेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के तहत उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देगा, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक नहीं मारा था, 2 में से बोला। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देगा क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। देश के प्रमुख ने अपने पद से त्यागपत्र क्यों दिया, देश की जनता इस बात को जानना चाहती है। चूंकि लोकसभा देश की जनता का सदन है, जब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे देता है तो ये समझ लिया जाता है कि महामहिम के इस्तीफे के कारणों से देश अवगत हो चुका है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान एक अध्यक्ष होता है। संघ लोक सेवा का आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो भाई मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत ये प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, जबकि मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है, क्योंकि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न यानी कि इच्छा अनुसार तक ही अपने पद पर रह सकता है। अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन। यदि लोकसभा के द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित निश्चित धन विधेयक 14 दिन के भीतर नहीं लौटाया गया तो 14 दिन के बाद उसको पारित समझा जाएगा जिसमें वो लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक का मतभेद हो तो राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा और राज्यसभा विधेयक की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी यकीनी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।
नेक्स्ट है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो राज्यसभा के संबंध में इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, जिसमें संघ क्षेत्र और राज्यों के अलावा 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक ड्यूटी वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी पीठ रख सकता है। पीठ कहाँ होगी, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये करता है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के बारे में बताया गया। समान रूप से सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली है, किंतु भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से उच्चतम न्यायालय के अन्य स्थान के बारे में निर्णय ले सकेगा। धन अनुदान के लिए, तो धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। कुछ विधेयक इस प्रकार के होते हैं जिनको संसद लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसी प्रकार धन अनुदान के लिए लोकसभा में विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद पेश किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने जब संसद का सत्र चालू नहीं होता। राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं। यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 239 यानी 239 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और वो अपने द्वारा ऐसे पदाभिमान सहित जो एक निर्दिष्ट करे नियुक्ति किए गए प्रशासक के माध्यम से उस यात्रा तक कार्य करेगा जितनी वो ठीक समझता है। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है जब उनकी इच्छा हो, दोनों के बीच कोई असहमति होती है या राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं तो उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष में मिलना है। तो जब दोनों के बीच में असहमति होती है तब बैठती है। ठीक है। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक को एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन इससे असहमत हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक होती है। मई 1961 में दहेज निरोध के लिए प्रथम बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राज्य की भाषा का दर्जा प्राप्त था। 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया और 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। फिर 2003 में 52वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इस प्रकार अभी तक 22 भारतीय भाषाओं को राज्य की भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता? तो सिंधी और संस्कृत भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है। सिंधी और संस्कृत भाषाएं संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित है, लेकिन किसी राज्य ने संयुक्त रूप से राज्य भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता क्योंकि उसे यह देखना है कि वो निष्पक्ष रहे। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता, उसे ये देखना है कि वो निष्पक्ष रहे। राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो ये 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं और यदि दोनों सदनों द्वारा 6 सप्ताह के भीतर यदि अनुमोदन नहीं किया जाता तो ये अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो केंद्र में राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगाया जाता, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध किया गया है। भारत या उसके राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा 3 परिस्थितियों में इसकी घोषणा की जाती है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक किया गया है। भारत में न्यायपालिका है। तो भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करने के लिए संविधान में
कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें न्यायाधीशों को विधानमंडलों या कार्यपालिका के प्रत्यक्ष प्रभाव से मुक्त रखा जा सके। नेक्स्ट है, संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये 20 सदस्य चुने जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से और 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं, जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है। वर्तमान में 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है और इस प्रकार वर्तमान लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? तो 1 महीने के अंदर ये प्राप्त किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 352 के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद में प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और वहां यह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है। वहां वह 1 मास की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से वह संसद दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तो प्रवर्तन नहीं रहेगी। नेक्स्ट है, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? तो ये सारी की सारी अध्यक्ष को संबोधित की जाती हैं। लोकसभा के किसी सदस्य के द्वारा यदि सदन में कोई भाषण या विवेचना की जाती है तो उसका संबोधन लोकसभा अध्यक्ष को किया जाता है। वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। ये प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के विषय में उपबंध किया गया और इसी अनुच्छेद में उनको पद से हटाने के बारे में भी उपबंध है, जिसके अनुसार उनको कार्यकाल पूरा होने के पहले हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जिस प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। राज्यों की शासन व्यवस्था से क्वेश्चन है, एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? तो ये करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। जिन राज्यों में 2 सदनी व्यवस्था है, जिसमें मुख्य राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, यहाँ किसी विधेयक जिस पर राज्य विधान परिषद सहमत नहीं है तो राज्यपाल दोनों सदनों का सत्र बुलाते हैं और विधानसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। नेक्स्ट है, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? तो ये भी अधिकतम 6 माह के लिए वैध होगा। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश केवल 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। यदि 6 माह से पूर्व ही राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल या विधानसभा के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, नहीं तो अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध दुराचार या अयोग्यता पर हटाया जा सकता है, जिसके द्वारा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर उसके आदेश से हटाया जाएगा। नेक्स्ट है, लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। तो लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है प्रेस। लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी प्रेस होता है। प्रेस के माध्यम से किसी भी बात को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज और नगरीय निकाय से। तो न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान के द्वारा ली गई है? तो ये यूएसए के संविधान से ली गई। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद विभिन्न देशों के संविधान आधारित हैं। भारतीय संविधान में उपबंधित अनुच्छेद 137 जो न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है, यह अमेरिकी संविधान से लिया गया, जबकि पूर्व सोवियत संघ में मूल कर्तव्य ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था तथा विधि का शासन लिया गया है। न्याय पंचायत कार्य करता है। तो न्याय पंचायत कार्य करता है कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। न्याय पंचायत को अलग अलग राज्यों में ग्राम स्तर पर अलग अलग अधिकार प्राप्त हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में 100 रुपये तक तथा बिहार में 10 रुपये तक अर्थदंड लगाने का अधिकार है। निम्नलिखित में से किस चीज़ पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता?
तो नगर निगम को अधिकार नहीं है किस पे कर लगाने में, बिक्री पे। ठीक है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिका आदि को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इनको 18 विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है। राज्य सूची के अनुसार बिक्री कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है। ठीक है। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है, तो नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है चुना हुआ मेयर। प्रत्येक नगर निगम में एक मेयर होता है जिसका निर्वाचन आयोग के पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा उतने ही कार्यकाल के लिए किया जाएगा जो कि नगर निगम का कार्यकाल है। मेयर ही नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? तो ये विकास अधिकारी नहीं है। विकास अधिकारी निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है क्योंकि ये शक्ति नगरीय निकाय को होती है। नेक्स्ट है, पंचायती राज आता है इसमें, पंचायती राज आता है आपका राज्य सूची में। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ और इसके अनुसार राज्य सरकारों को 1 वर्ष के भीतर अपने पंचायती राज अधिनियमों को 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप बदलना था और इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय और सरकारी एवं सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है? तो ये है प्रखंड। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रचार सेवा की विफलता के बाद 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता वाली समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हेतु सुझाव दिया। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है इसके लिए? तो ग्राम पंचायत कृषकों को वित्त देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 29 विषयों का उल्लेख है जिस पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन विषयों के तहत कृषकों को वित्त देना पंचायतों के अधिकार में नहीं आता। राजनीतिक दल और दबाव समूह से निम्नलिखित में से कौन द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? तो निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण करना द्विदल पद्धति का लाभ नहीं है। स्थायित्व है, पूर्वानुमेय है और समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना ये भी है। तो निर्वाचन संबंधी किसी सुधार या नियम बनाने का अधिकार निर्वाचन आयोग को होता है जबकि शेष विकल्प द्विदल पद्धति से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? तो समाचार पत्र प्रकाशित करना राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है। राजनीतिक दलों के 2 मुख्य कार्य हैं, जनता में अपने सिद्धांत और नीति का प्रचार करना, चुनाव लड़ना। ब्राइस के अनुसार प्रत्येक दल की सफलता के लिए 4 बातें जरूरी हैं, उनमें समाचार पत्र प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है। भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है इसके द्वारा, तो चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है। निर्वाचन आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने के लिए निर्वाचन आयोग कोई भी मानदंड निर्धारित कर सकता है। अब है राष्ट्रीय एकीकरण, लोकतंत्र, प्रवृत्तियां और समस्याओं से क्वेश्चन। तो लोकतंत्र है लोगों को लोगों के द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार। ये परिभाषा दी गई है किसके द्वारा? तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की भी स्वतंत्रता होती है। ठीक है। तो प्रजातंत्र की निरंतरता के लिए जरूरी है कि राज्य शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य किया गया। भारत में संविधान के द्वारा संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है, इसलिए न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया जो कार्यपालिका और विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती। विविध, निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? तो घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता, सार्वजनिक रूप में अपने सिद्धांतों और इरादों, नीति एवं नियत को प्रकट करना घोषणा पत्र कहलाता है और इसका स्वरूप प्रायः राजनीतिक होता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है, तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्य देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन तथा फ्रांस है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं किस अवधि के लिए? तो ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है और इसके 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 10 अस्थायी सदस्य देशों का निर्वाचन महासभा के द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 5 सदस्य चुने जाते हैं जो 2 वर्ष की अवधि तक सदस्य बने रहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जिनेवा में। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और भारत की राजकुमारी अमृता कौर इस संगठन की अध्यक्ष रह चुकी हैं। नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति आधारित है इस पर एक गुट निरपेक्षता पर। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्ष
सिद्धांत पर आधारित है। गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय किसी प्रकार के गुट में शामिल न होना है। ये सिद्धांत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस समय विकसित हुआ जब सारा विश्व दो विरोधी गुटों में बटा हुआ था, एक ओर पूंजीवादी देश एवं दूसरी ओर साम्यवादी देश। भारत इनमें से किसी भी गुट में शामिल नहीं होने का निर्णय लेकर तटस्थ रहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो गुट निरपेक्षता पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है। भारत और चीन के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ जो कि पंचशील समझौता के नाम से ही जाना जाता है। पंचशील का आशय आचरण के 5 सिद्धांत से है, इसमें गुट निरपेक्षता नहीं है। नेक्स्ट है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। सितंबर 1961 में बेलग्रेड के गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रपति टीटो के सुझाव से इस सम्मेलन में 20 देशों को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया? तो महात्मा गांधी ने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया। महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम 1922 में ये विचार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1934 में एम.एन. राय ने सर्वप्रथम संविधान के निर्माण का सुझाव दिया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं 1 वर्ष में 1 बार। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में सबसे बड़ा और अधिक लोकप्रिय है। ये अकेली ऐसी संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते हैं और महासभा का वार्षिक अधिवेशन न्यूयॉर्क मुख्यालय में वर्ष में 1 बार होता है। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला भी फिनिश हो जाता है। अब हम कल करेंगे 2004 का अपना पेपर। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, समय बहुत कम है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हमें लगाना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।